रुक जा जरा। जय हिंद प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी पृथ्वी डिफेंस एकेडमी की लाइव क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आने वाली अग्निवीर एग्जाम के लिए मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हमारी आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है प्यारे बच्चों, क्योंकि हमारी आज की क्लास मैराथन क्लास होने वाली है। यानी कि प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम फिजिक्स के क्वेश्चन भी देखेंगे, हम बायोलॉजी के क्वेश्चन भी देखेंगे, इसी के साथ साथ हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन भी देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी आज की क्लास मिस मत कीजिएगा। और चलिए अब हम हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, हम थोड़ा सा आज इस तरह से पढ़ेंगे कि मैं चाहता हूं प्यारे बच्चों कि आप सभी अपने साथ पेन और कॉपी रखकर बैठें, और आप जितने भी हम क्वेश्चंस आज के सेशन में करने वाले हैं, इन क्वेश्चंस का प्यारे बच्चों खुद से आंसर करें। आपको उस क्वेश्चन का आंसर आता हो या नहीं आता हो, पर आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर करना है, उसका आंसर कॉपी में लिखना है, तथा आपको यह देखना है कि आपके 100 में से कितने आंसर सही है। यानी कि हमारी आज की क्लास में प्यारे बच्चों 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो 100 क्वेश्चन में से आपके कितने आंसर सही जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम जो क्वेश्चन करने वाले, ये सारे क्वेश्चन आने वाली आपकी अग्निवीर एग्जाम के लिए प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी प्यारे बच्चों जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी कि हमारी अग्निवीर एग्जाम में पहले ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आज के सेशन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, साइट्रिक अम्ल सामान्य किसमें पाया जाता है? साइट्रिक एसिड इज कॉमनली फाउंड इन विच? साइट्रिक अम्ल सामान्य कहां पर पाया जाता है? प्यारे बच्चों, यदि हम साइट्रिक एसिड की बात करते हैं तो प्यारे बच्चों, साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। फॉर एग्जांपल, यदि हम उदाहरण के तौर पे बात करें तो संतरा हो गया, नींबू हो गया और मौसम्बी हो गया। ऐसे सभी फल प्यारे बच्चों जो कि जिनमें अम्ल पाया जाता है, जिनमें एसिड होता है और जो कि स्वाद में खट्टे होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यह बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन है। तो सभी प्यारे बच्चे फटाफट से इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए मुझे कि साइट्रिक एसिड सामान्य रूप से किसमें पाया जाता है। प्यारे बच्चों, इसके ऑप्शन देखते हैं हम, तो प्याज में नहीं पाया जाता है, सेब या एप्पल में भी नहीं पाया जाता है, ना ही बनाना या केले में पाया जाता है। प्यारे बच्चों, साइट्रिक अम्ल हमारे संतरा में पाया जाता है, याद रखिएगा। साइट्रिक अम्ल प्यारे बच्चों, साइट्रिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। साइट्रिक एसिड प्यारे बच्चों खट्टे फलों में पाया जाता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी संतरा या ऑरेंज सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको खुद से देना है, कॉपी में आपको आंसर लिखना है, और इन द हैंड हम ये हमारा खुद का एनालिसिस करेंगे कि 100 में से हमारे कितने क्वेश्चन सही है। यदि प्यारे बच्चों आपको आंसर नहीं भी आता है, तब भी आपको मन से उस क्वेश्चन का आंसर देना है और आपको चेक करना है कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? व्हाट इज द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी? प्यारे बच्चों, आरबीसी की फुल फॉर्म की बात करें हम तो रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी का प्यारे बच्चों फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल, तथा इसका सबसे मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना। यानी कि हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना किसका कार्य होता है? आरबीसी। प्यारे बच्चों, यह भी एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। हम पहले के सेशन में प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन देख चुके हैं कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। तो प्यारे बच्चों, 100 दिनों का नहीं होता है, 80 दिनों का भी नहीं होता है, 160 दिनों का भी नहीं होता है। आरबीसी का जीवन काल प्यारे बच्चों ऑप्शन डी 120 दिनों का होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विशेषकर आप ध्यान रखिएगा कि आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। तो हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डी 120 दिन कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। अब चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वनस्पति विज्ञान के जनक हम किसे कहते हैं? हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ बोटनी? प्यारे बच्चों, वनस्पति विज्ञान में हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, यानी कि बोटनी में हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि हम आप सभी प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए कि वनस्पति विज्ञान का जनक हम किसे कहते हैं। तब तक हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं प्यारे बच्चों। निकोलस कोपरनिकस को नहीं कहते हैं, अरस्तु को भी नहीं कहते हैं,
और ऑप्शन डी भी इसका सही आंसर नहीं। प्यारे बच्चों, वनस्पति विज्ञान के जनक हम थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, याद रखिएगा। वनस्पति विज्ञान यानी कि प्यारे बच्चों बॉटनी में हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, यानी कि एक पेड़ पौधा, जितने भी हमारे आसपास पेड़ पौधे पाए जाते हैं, किस तरह से यह ग्रोथ करते हैं, किस तरह से रिप्रोडक्शन करते हैं, किस प्रकार से प्रजनन करते हैं और अपना विकास करते हैं। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, वनस्पति विज्ञान के जनक हमारे थियोफ्रेस्टर है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए थियोफ्रेस्टस कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज का सूत्र क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। आपको यह क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो प्यारे बच्चों फटाफट से इस क्वेश्चन का भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइए कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। यदि इसके ऑप्शंस की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर नहीं है, ऑप्शन बी भी इसका सही आंसर नहीं है, ना ही ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ग्लूकोज का सूत्र होता है प्यारे बच्चों ऑप्शन सी C6H12O6। याद रखिएगा, ग्लूकोज का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों वो होता है हमारा C6H12O6। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी C6H12O6 कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। राजेश यादव का आंसर बिल्कुल सही है, अनुज भदौरिया बेटा आपका आंसर भी सही है, ठाकुर आपका आंसर भी बिल्कुल सही है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी C6H12O6 कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? विच एसिड इज प्रेजेंट इन एंट स्टिंग? प्यारे बच्चों यदि मैं आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन हमारी पिछली अग्निवीर एग्जाम में देखने को मिला था। यह क्वेश्चन हमारी अग्निवीर की परीक्षा में आया था कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल याद रखना चाहिए कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल या कौन सा एसिड पाया जाता है। तो सभी प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर मुझे बताइए कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। प्यारे बच्चे इसके ऑप्शन की बात करें तो ऑक्जेलिक एसिड नहीं पाया जाता है, लैक्टिक एसिड भी नहीं पाया जाता है, ना ही सिट्रिक एसिड पाया जाता है। प्यारे बच्चों चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा आप, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है प्यारे बच्चों, जिससे कि हमें जलन होती है। याद रखिएगा आप, चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विशेषकर आप याद रखिएगा कि चींटी के डंक में मेथेनोइक एसिड पाया जाता है, जिससे कि हमें क्या होता है, हमें जलन होती है। प्यारे बच्चों आपने देखा होगा जब भी हमें चींटी या कोई भी एक कीड़ा काटता है बच्चों, यदि हमें कोई भी एक स्पीशीज काटती है तो हम क्या करते हैं, उसको पानी से और साबुन से धोते हैं। प्यारे बच्चों क्या होता है कि चींटी के डंक में एसिड पाया जाता है और साबुन जो होता है प्यारे बच्चों वो हमारा क्षारीय या एक बेस है, एक डिटर्जेंट है जो कि बेस से बना होता है। जब भी प्यारे बच्चों अम्ल और क्षार की आपस में अभिक्रिया होती है तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है, यानी कि एसिड और बेस की जो रिएक्शन होती है प्यारे बच्चों न्यूट्रल अभिक्रिया हो जाती है, यानी कि दोनों का प्रभाव खत्म हो जाता है। इसीलिए जब हमें कोई भी एक कीड़ा या कोई एक स्पीशीज काटती है प्यारे बच्चों, तो हम क्या करते हैं, हम उसको पानी से धोते हैं और पानी के साथ साथ उसको हम साबुन से भी धोते हैं। और साबुन में प्यारे बच्चों डिटर्जेंट होता है जो कि हमारा क्षारीय प्रवृत्ति का होता है। तो जब प्यारे बच्चों अम्ल और क्षार की अभिक्रिया होती है, एसिड और बेस की रिएक्शन होती है, तो न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया होती है, यानी कि उदासीनीकरण की प्रोसेस होती है। मतलब अम्ल का और क्षार का दोनों का ही प्रभाव खत्म हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। अब हम बढ़ते बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? वेयर आर स्पर्म प्रोड्यूस्ड? यह भी प्यारे बच्चों हम पढ़ चुके हैं, हमने पिछले सेशन में इसका पढ़ा था कि शुक्राणु का यदि हम बात करें तो निर्माण कहाँ पे होता है। प्यारे बच्चों यदि इसके ऑप्शंस की बात करते हैं हम, तो आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। इसके ऑप्शन देखते प्यारे बच्चों, किडनी में नहीं होता है, किडनी का मुख्य कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण। किडनी का सबसे मुख्य कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण। हृदय का काम होता है प्यारे बच्चों पंपिंग ऑफ ब्लड, रक्त को पंप करना। फेफड़े का काम प्यारे बच्चों श्वसन का होता है। और हमसे पूछा गया है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है। तो प्यारे बच्चों शुक्राणु का निर्माण हमारे वृषण, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, वहां पर होता है। यह भी प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है, शुक्राणु कहाँ बनते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर है टेस्टिस। शुक्राणु हमारे वृषण, जिसे हम टेस्टिस कहते हैं, वहां पर बनते हैं। तो हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने युवराज बिरला का आंसर बिल्कुल सही है, अनुज भदौरिया का आंसर बिल्कुल सही है, राजेश का आंसर बिल्कुल सही है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन है वृषण या टेस्टिस कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है।
अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल्फा कणों की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड अल्फा पार्टिकल्स? प्यारे बच्चों, यह हमारे केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। यह हमारे परमाणु संरचना जिसे हम एटॉमिक स्ट्रक्चर कहते हैं उस चैप्टर का हमारा ये क्वेश्चन है कि अल्फा किरणों की खोज किसने की थी। प्यारे बच्चों, यदि हम अल्फा किरणों की बात करते हैं तो हमारे एक वैज्ञानिक थे रदरफोर्ड। उन्होंने एक अल्फा रे स्कैटरिंग टेस्ट किया था, यानी कि उन्होंने एक सोने की पतली परत पे प्यारे बच्चों अल्फा किरणों की बौछार की थी, यानी कि सोने की पतली परत पे अल्फा किरण डाली थी। अल्फा किरणें डालने के बाद प्यारे बच्चों उन्होंने देखा कि अधिकतर अल्फा किरणें बिल्कुल सीधी निकल गई। इसी के साथ कुछ किरणें ऐसी थी प्यारे बच्चों जो टकराने के बाद उनका रास्ता पलट गया। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारा यह एक हम यहाँ पर अल्फा किरणें डाल रहे थे तो अल्फा किरणें अधिकतर प्यारे बच्चों सीधी निकल गई। कुछ किरणें ऐसी थी प्यारे बच्चों जो टकराने के बाद उसने अपना रास्ता बदल लिया, यानी कि बैंड हो गई। कुछ किरणें ने अपना रास्ता बदल लिया तथा प्यारे बच्चों कुछ किरणें ऐसी थी जो टकराने के बाद रिटर्न उनकी तरफ लौटकर आई। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इससे उन्होंने यह बताया रदरफोर्ड ने कि परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है तथा परमाणु के केंद्रक में एक नाभिक उपस्थित होता है, यानी कि न्यूक्लियस। तो प्यारे बच्चों न्यूक्लियस के खोजकर्ता भी हमारे रदरफोर्ड ही थे तथा उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था अल्फा किरणों की वजह से। प्यारे बच्चों, तो आप विशेषकर ये ध्यान रखिएगा कि इससे हमारे दो क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला है कि अल्फा किरणों की खोज की थी हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्यारे बच्चों। इसी के साथ यदि आपसे यह पूछा जाता है कि नाभिक या न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, तो उसकी खोज भी हमारे रदरफोर्ड ने की थी प्यारे बच्चों। यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। यदि हम प्रोटॉन की बात करते हैं प्यारे बच्चों तो हमारे गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। और हमारे न्यूट्रॉन की बात करते हैं हम तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो प्यारे बच्चों अल्फा किरणों की जो खोज थी वो हमारे अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। प्यारे बच्चों यदि हम दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं तो नील्स बोहर ने कक्षा की या फिर ऑर्बिट्स की खोज की थी। जॉन डाल्टन ने प्यारे बच्चों परमाणु सिद्धांत दिया था। जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। इसी के साथ हेनरी बेकुरल ने प्यारे बच्चों हमारे रेडियो धर्मिता की खोज की थी, रेडियो एक्टिविटी की। हेनरी बेकुरल ने रेडियो धर्मिता रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों हमारा ऑप्शन बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी अर्नेस्ट रदरफोर्ड कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। अब प्यारे बच्चों हमारे सामने अगला क्वेश्चन आता है, छोटी माता किसके कारण होता है? चिकन पॉक्स डिसीज इज कॉज्ड बाय। प्यारे बच्चों छोटी माता बीमारी किसके कारण होती है? प्यारे बच्चों यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो यह एक बैक्टीरिया जनित रोग नहीं है प्यारे बच्चों, यह एक कवक या फंगी जनित रोग भी नहीं है, यह प्रोटोजोआ जनित रोग भी नहीं है। प्यारे बच्चों छोटी माता हमारी विषाणु या वायरस से होती है, याद रखिएगा आप। छोटी माता या चिकन पॉक्स जिसे हम कहते हैं वह एक वायरस द्वारा रोग होती है प्यारे बच्चों। इसका जो मुख्य वायरस है वो है हमारा ह्यूमन हर्पीस वायरस, याद रखिएगा आप। ह्यूमन हर्पीस वायरस या मानव हर्पीस वायरस के कारण प्यारे बच्चों हमें छोटी माता यानी कि चिकन पॉक्स बीमारी होती है। तो हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी विषाणु कमेंट किया है, यानी कि चिकन पॉक्स या छोटी माता बीमारी वायरस या विषाणु के कारण होती है। तो उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है बेटा कि छोटी माता रोग हमें विषाणु के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। यह भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम कर चुके हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। तो मैं आशा करूंगा हमारे सभी प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। यह क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम 3 बार डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं हमारे पिछले सेशंस में। तो आप सभी प्यारे बच्चे हमारे पहले के सेशन में भी जुड़े हुए थे, तो आप सभी को इसका आंसर बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। प्यारे बच्चों अग्नाशय की बात करें हम तो प्यारे बच्चों यह नहीं है, इसका काम होता है इंसुलिन हार्मोन बनाना। पीयूष ग्रंथि प्यारे बच्चों हमारी मास्टर ग्रंथि होती है। हाइपोथैलेमस प्यारे बच्चों हमारी बॉडी का टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करती है। तो यकृत या लीवर, याद रखिएगा आप, यकृत या लीवर प्यारे बच्चों हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड या सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए यकृत या लीवर कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि या सबसे बड़ी ग्लैंड प्यारे बच्चों हमारी लीवर होती है या फिर हमारा यकृत होता है। अब हम बढ़ते प्यारे बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
इनमें से कौन वायरस जनित रोग है? प्यारे बच्चों यदि हम वायरस जनित रोग की बात करते तो ऐसी बीमारियां या ऐसे रोग है जो कि वायरस के द्वारा होते हैं। याद रखिएगा आप, ऐसी बीमारियां या ऐसे रोग जो वायरस के द्वारा फैलते हैं या वायरस के द्वारा होते हैं, उन रोगों को हम वायरस जनित रोग भी कहते हैं। प्यारे बच्चों यदि मलेरिया की बात करें तो यह पैरासाइट की वजह से होता है, ठीक है, परजीवी की वजह से। कोलेरा प्यारे बच्चों विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया की वजह से होता है। यह हमारा एनल वाट, यह भी इसका सही आंसर नहीं प्यारे बच्चों। पोलियो रोग जो होता है प्यारे बच्चों वो एक वायरस जनित रोग यानी कि पोलियो वायरस। याद रखिएगा आप, पोलियो जो है प्यारे बच्चों वह एक वायरस जनित रोग है, यानी कि प्यारे बच्चों पोलियो रोग जो होता है वो वायरस के द्वारा फैलता है या वायरस के द्वारा होता है। यानी कि ऑप्शन बी, जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में पोलियो कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है, ठीक है, कि इनमें से कौन सा वायरस जनित रोग है तो वो है हमारा पोलियो। आप सभी प्यारे बच्चे मेरे साथ साथ अपनी एक कॉपी में भी इस क्वेश्चन के आंसर लिखते जाएंगे और आप हम आखिरी में यह एनालिसिस करेंगे, यह विश्लेषण करेंगे कि आपको 100 में से कितने मार्क्स आते हैं, क्योंकि हमारी आज की क्लास में प्यारे बच्चों 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। हमें यह देखना है कि हमें कितना आता है और जितना हमको आता है प्यारे बच्चों हम आगे उस हिसाब से हमारी ओर तैयारी करेंगे। तो प्यारे बच्चों सभी अपने साथ कॉपी लेकर बैठे और हर एक क्वेश्चन का खुद से आंसर भी करें। यदि आपको आंसर नहीं भी आता है बच्चों तो आपको खुद से आंसर करना है उसका और देखना है कि आपका आंसर सही होता है या नहीं होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव अपघट्य पदार्थ है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज बायोडिग्रेडेबल मटेरियल? प्यारे बच्चों यदि हम जैव अपघट्य पदार्थ या बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की बात करते हैं तो यह ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि प्रकृति के द्वारा यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा अपने आप समाप्त या खत्म हो जाते हैं। याद रखिएगा आप, जैव अपघट्य पदार्थ या बायोडिग्रेडेबल मटेरियल वो मटेरियल होता है प्यारे बच्चों जो कि प्रकृति के द्वारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिकम्पोजर्स, इन सभी के द्वारा ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाता है। तो सभी प्यारे बच्चे फटाफट से इस क्वेश्चन का भी आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि निम्नलिखित में से जैव अपघट्य पदार्थ कौन सा है? प्यारे बच्चों यदि इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो प्लास्टिक बैग कभी भी खराब नहीं होता प्यारे बच्चों, चाहे कितने भी सालों तक के अंदर है। परमाणु अपशिष्ट न्यूक्लियर वेस्ट भी प्यारे बच्चों कभी खत्म नहीं होता है। एल्यूमिनियम एक धातु है जो भी इसका सही आंसर नहीं है। इसका सही आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन है लकड़ी। लकड़ी प्यारे बच्चों सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा नष्ट की जाती है यानी कि विघटित हो जाती है। याद रखिएगा आप, लकड़ी जो होती है प्यारे बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव के द्वारा डिग्रेडेबल यानी कि विघटित यानी कि नष्ट कर दी जाती है या फिर नष्ट हो जाती है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए लकड़ी कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। त्वरण का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन? प्यारे बच्चों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, आप सभी को इसका आंसर बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए कि त्वरण का मात्रक क्या है प्यारे बच्चों। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर नहीं है, मीटर सेकंड भी नहीं है, सेकंड मीटर भी नहीं है, मीटर सेकंड -2 ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्यारे बच्चों त्वरण का जो मात्रक होता है मीटर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। त्वरण या एक्सीलरेशन की जो मात्रक होता है यूनिट होती है वो होती है हमारी मीटर सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन डी। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डी मीटर सेकंड स्क्वायर कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है, ऑप्शन डी। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन द सनलाइट? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इंद्रधनुष के रंग में जितने रंग होते हैं उतने ही रंग हमारे सूर्य के प्रकाश में होते हैं। तो आप सभी प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में फटाफट से इसका आंसर बताइए कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। प्यारे बच्चों इस रंगों को याद करने की एक शॉर्टकट ट्रिक होती है जिसे हम कहते हैं विब्योर। मैं आप सभी प्यारे बच्चों के कमेंट सेक्शन में आंसर का वेट कर रहा हूं कि सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं। प्यारे बच्चों इंद्रधनुष के रंग या फिर सफेद कलर के रंग या फिर सूर्य के प्रकाश के रंग, इन तीनों के याद करने की प्यारे बच्चों एक ट्रिक होती है जिसे हम कहते हैं विब्योर, VIBGYOR। वी से होता हमारा वॉयलेट बैंगनी, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। VIBGY और याद रखिएगा विब्योर, VIBGYOR।
सूर्य के प्रकाश में प्यारे बच्चों 7 अलग अलग तरह के रंग पाए जाते हैं जिसे हम विग्योर भी कहते हैं, VIBGYOR। यानी प्यारे बच्चों वी की बात करते हैं, वी मतलब वॉयलेट कलर होता है, आई मतलब इंडिगो, ब्लू मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज और आर मीन्स रेड। यानी कि हमारे इंद्रधनुष में या फिर हमारे सूर्य के प्रकाश में प्यारे बच्चों 7 कलर हमें देखने को मिलते हैं और इन 7 कलर को याद रखने की ट्रिक है VIBGYOR, विब्ग्योर। प्यारे बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। हो सकता है आपसे यह पूछ लिया जाए कि इंद्रधनुष में कलर कौन कौन से होते हैं, यानी कि इंद्रधनुष में 7 कलर कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं हमारे विब्ग्योर, VIBGYOR। हो सकता है प्यारे बच्चों आपको यह कोड दे दी जाए कि इंद्रधनुष के 7 कलर कौन से होते हैं, तो ऑप्शन आपको VIBGYOR, विब्ग्योर सिलेक्ट करना है। याद रखिएगा VIBGYOR, विब्ग्योर। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन डी 7। सूर्य के प्रकाश में प्यारे बच्चों कुल मिलाकर 7 अलग अलग तरह के रंग या कलर हमें देखने को मिलते हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डी विब्ग्योर 7 कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला। अब प्यारे बच्चों चलो चलते हैं, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी गैस चूने के जल को दूधिया करती है? विच ऑफ दीज गैस टर्न लाइम वाटर इनटू मिल्की? निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्यारे बच्चों दूध चूने के जल को दूधिया कर देती है? तो प्यारे बच्चों यह भी एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के जल को दूधिया कर देती है? प्यारे बच्चों तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा आप, ऑप्शन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सही आंसर नहीं है, हाइड्रोजन भी नहीं है और ऑक्सीजन भी नहीं है। प्यारे बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है प्यारे बच्चों, यह हमारे जो चूने के जल को प्यारे बच्चों दूधिया रंग में परिवर्तित कर देती है। यानी कि देखिएगा आप CO2 सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड के लेते हैं, इसी के साथ प्यारे बच्चों हम लेते हैं यहाँ पर CA, यहाँ लेते हैं हम CaOH2। प्यारे बच्चों इधर इधर हमारा बनता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड प्यारे बच्चों चूने के साथ मिलता है तो हमारा बनता है CaCO3। या नीचे बना रहा है उसका CaCO3 यानी कि दूधिया रंग। जब प्यारे बच्चों हमारी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब चूने के पानी से या चूने से मिलती प्यारे बच्चों तो वो बनाती है हमारा दूधिया रंग। याद रखिएगा आप, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अपना चूना जिसे हम लाइम वाटर भी कहते हैं तो हमारा बनता है CaC, जिसे हम दूधिया वाटर भी कहते हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? What instrument measures atmospheric pressure? प्यारे बच्चों यह भी एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि वायुमंडल का दाब किस यंत्र से मापा जाता है। प्यारे बच्चों थर्मोमीटर की बात करें तो इसे हम फीवर यानी कि बुखार मापते हैं। प्यारे बच्चों हाइड्रोमीटर से हम जल की वो देखते हैं, ठीक है। लेक्टोमीटर भी इसका सही आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन बी बैरोमीटर। याद रखिएगा आप, वायुमंडल का दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को प्यारे बच्चों हम बैरोमीटर के द्वारा मापते हैं या बैरोमीटर की हेल्प से मेजर करते हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी बैरोमीटर कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर प्यारे बच्चों हमारा बैरोमीटर। याद रखिएगा आप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडल के दाब को हम बैरोमीटर की सहायता से प्यारे बच्चों मेजर करते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, पानी का बर्फ में रूपांतरित होना यानी कि परिवर्तन होना किस प्रकार का परिवर्तन है? व्हाट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर ऑफ आइस? यानी कि जल का यानी कि बर्फ का पानी में परिवर्तित होना प्यारे बच्चों किस तरह का परिवर्तन कहलाता है? प्यारे बच्चों यदि हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से परिवर्तन हमारा 2 तरह का कहलाता है। पहला परिवर्तन प्यारे बच्चों हमारा भौतिक परिवर्तन जिसे हम इंग्लिश में फिजिकल चेंज भी कहते हैं, और दूसरा होता है प्यारे बच्चों होता है हमारा केमिकल चेंज यानी कि हमारा रासायनिक परिवर्तन। प्यारे बच्चों फिजिकल परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जो कि किसी भी एक पदार्थ की भौतिक अवस्था में होता है, यानी कि उसकी आकार में, ठीक है, उसकी अवस्था में, यानी कि ऐसे परिवर्तन जो किसी भी एक पदार्थ की आकार में यानी कि उसके शेप में और उसकी स्टेट में परिवर्तन लाते हैं वो होता है हमारा भौतिक परिवर्तन। दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन यानी कि किसी भी एक पदार्थ की केमिकल प्रॉपर्टीज में यानी कि उसके संगठन, मतलब कोई भी एक पदार्थ किन चीजों से मिलकर बना हो रहा है यानी उसकी प्रॉपर्टीज, उसके मेल्टिंग पॉइंट में। तो प्यारे बच्चों ऐसा परिवर्तन जो जिसमें नया पदार्थ
नहीं बनता, यानी कि आपके जो अभिकारक से आपका उत्पाद बनता है और उसी उत्पाद से पुनः आपका अभिकारक बनता है, यानी कि पानी से आपने बर्फ बनाया और बर्फ से आपने फिर से पानी बना लिया। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता प्यारे बच्चों, वह होता है हमारा भौतिक परिवर्तन। दूसरा होता है प्यारे बच्चों रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें कि एक नया पदार्थ बनता, यानी कि प्यारे बच्चों जब हम दूध में दही डालते हैं तो दूध का दही में परिवर्तन होना प्यारे बच्चों एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि हमारे अभिकारक से उत्पाद बनता है और पर उत्पाद से फिर अभिकारक नहीं बनता, यानी कि उस अभिक्रिया के बाद एक नया प्रोडक्ट बनता है। दूध से हमारा नया प्रोडक्ट क्या बना, दही। तो प्यारे बच्चों जिस भी अभिक्रिया में एक नया प्रोडक्ट बनता है, एक नया उत्पाद बनता है, वो होती है हमारी रासायनिक अभिक्रिया। प्यारे बच्चों यदि हम इसकी बात करते तो पानी का बर्फ में परिवर्तन होना, तो प्यारे बच्चों पानी था, इसने प्यारे बच्चों हीट को या ऊष्मा को ग्रहण किया, सॉरी हमने इसको फ्रीज किया, पानी को हमने प्यारे बच्चों फ्रीज किया, ठीक है। जब हमने इसको फ्रीज किया तो इसने क्या किया, बर्फ में परिवर्तन हो गया, ठीक है। दो आपके अभिकारक थे, दो आपके अभिकारक से प्यारे बच्चों ये आपका उत्पाद या प्रोडक्ट बना, ये हमारे थे रिएक्टेंट और ये हमारा प्रोडक्ट। अब प्यारे बच्चों जिस अभिक्रिया में हमारे अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से फिर हमारा अभिकारक बनता है, यानी कि बर्फ से हम फिर बर्फ को फिर हम पानी में परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि यदि आप बर्फ को खुला छोड़ देंगे तो प्यारे बच्चों बर्फ क्या करेगा, हमारे आसपास के वातावरण उपस्थित ऊष्मा या हीट को ग्रहण करेगा और पिघलकर पानी की अवस्था में आ जाएगा, यानी कि ऐसा परिवर्तन जो दोनों दिशाओं में होता है, यानी कि आपके अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से अभिकारक बनता है, तो वो परिवर्तन है प्यारे बच्चों हमारा भौतिक परिवर्तन। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन बी भौतिक परिवर्तन। हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी भौतिक परिवर्तन किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। ऋषभ बिरला का आंसर बिल्कुल सही है, युवराज बिरला का आंसर भी बिल्कुल सही है, संधू राठौर का आंसर भी बिल्कुल सही है, अनुज भदौरिया का आंसर भी बिल्कुल सही है, मानस का आंसर भी बिल्कुल सही है। चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। पित्त रस का निर्माण कहां पर होता है, कौन बनाता है, व्हाट प्रोड्यूस बाइल जूस। प्यारे बच्चों यह भी एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आप सभी इसका आंसर मुझे बताइए कि पित्त रस का निर्माण कहां होता है। तो प्यारे बच्चों हमारे लीवर में या यकृत में हमारे पित्त रस का निर्माण होता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी यकृत या लीवर कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है, पित्त रस का निर्माण होता है हमारे यकृत या लीवर में। अगला क्वेश्चन है मादा जनन कोशिकाएं या अंडे निम्नलिखित में से कहां बनते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स और एग्स आर फॉर्म्ड इन। मादा जनन कोशिकाएं या फिर हमारे अंडाणु प्यारे बच्चों कहां बनते हैं, तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हमारा अंडाशय, याद रखिएगा आप। मादा जनन कोशिकाएं जो थी प्यारे बच्चों वो हमारे अंडे बनते हैं अंडाशय में। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन ए अंडाशय कमेंट किया है, सिलेक्ट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। मादा जनन कोशिकाएं जो होती है प्यारे बच्चों उसमें अंडाशय में अंडे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमाशय में कौन सा अम्ल बनता है, विच एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टोमच। अमाशय में हमारे कौन सा अम्ल बनता है, तो प्यारे बच्चों यह भी एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। हमारे अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है जिसे हम HCl भी कहते हैं, याद रखिएगा आप। हमारे अमाशय में प्यारे बच्चों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है या फिर HCl अम्ल बनता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। विद्युत बल्ब में कौन सी धारा प्रवाहित होती है, विच करंट फ्लोज इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। विद्युत बल्ब में प्यारे बच्चों कौन सी धारा प्रवाहित होती है, तो प्यारे बच्चों वो होती है हमारी AC, याद रखिएगा आप। विद्युत बल्ब में प्यारे बच्चों AC जो करंट फ्लो होता है हमारा वो हमारा विद्युत बल्ब में प्रवाहित होता है। तो ऑप्शन ए AC इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। प्यारे बच्चों घरों में AC सप्लाई होती है इसलिए बल्ब AC से चलता है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है चम्मच की सतह पर कौन सा लेंस होता है, विच लेंस इज ऑन द सरफेस ऑफ अ स्पून। प्यारे बच्चों चम्मच की सतह पर कौन सा हमारा लेंस देखने को मिलता है, तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी A और B अवतल और उत्तल लेंस। याद रखिएगा आप हमारी चम्मच की सतह पर प्यारे बच्चों उत्तल और अवतल लेंस दोनों ही पाए जाते हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी A और B कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। आलू में कौन सा भाग अंकुरित होता है, विच पार्ट ऑफ अ पोटैटो स्प्राउट्स। तो प्यारे बच्चों जड़ नहीं होता है, तना भी नहीं होता है, पत्तियां भी नहीं होती प्यारे बच्चों, होती है हमारी आंखें जिसे हम कलियां भी कहते हैं, बर्ड्स। याद रखिएगा आप आलू में प्यारे बच्चों जिसे हम आंखें कलियां या फिर बर्ड्स भी कहते हैं वह प्यारे बच्चों अंकुरित होता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन सी आंखें या कलियां कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है।
अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कार्य करने वाला बल कौन सा है? विच फोर्स एक्ट्स बिटवीन अर्थ एंड द मून? प्यारे बच्चों जब हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा गुरुत्वाकर्षण बल, याद रखिएगा आप, ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच प्यारे बच्चों काम करने वाला जो बल होता है वो होता है हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। तो ऑप्शन डी गुरुत्वाकर्षण बल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, वह धातु जिससे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? प्यारे बच्चों यह एक बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आपको विशेषकर इसका आंसर याद होना चाहिए कि किस धातु को हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर है सोडियम। प्यारे बच्चों सोडियम एक बहुत ही नरम या मुलायम धातु है जिसे हम आसानी से चाकू से भी काट सकते हैं। प्यारे बच्चों ये एक बहुत रिएक्टिव धातु होती है जो कि हवा और पानी के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है। तो प्यारे बच्चों ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस धातु को मिट्टी के तेल या कच्चे तेल में रखा जाता है? तो वो होता है हमारा सोडियम। प्यारे बच्चों सोडियम धातु को मिट्टी के तेल या कच्चे तेल में रखा जाता है क्योंकि यह हवा के साथ भी अभिक्रिया कर लेती है। तो ऑप्शन डी सोडियम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में बदलता है उसे हम क्या कहते हैं? व्हेन अ सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट या चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैस दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज, यानी कि जब हमारा कोई भी एक पदार्थ, फॉर एग्जांपल कपूर, प्यारे बच्चों कपूर जब नॉर्मल अवस्था में होता है ठोस अवस्था में होता है, जब प्यारे बच्चों हम कपूर को जलाते हैं तो वह जलकर प्यारे बच्चों खत्म हो जाता है, यानी कि गैस में परिवर्तन हो जाता है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा सब्लिमेशन, याद रखिएगा। जब कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है प्यारे बच्चों उसे हम ऊर्ध्वपातन यानी कि सब्लिमेशन कहते हैं। व्हेन अ सॉलिड टर्न्स डायरेक्टली इनटू गैस दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हीरे में प्रत्येक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणुओं से बंधा होता है? हाउ मेनी कार्बन एटम्स ईच कार्बन एटम बॉन्डेड इनटू अ डायमंड? तो प्यारे बच्चों ये हमारा 4। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर है हमारा 4, मतलब हीरे का जो प्रत्येक कार्बन होता है प्यारे बच्चों वो होता है हमारा कार्बन परमाणु से 4 बंधों के द्वारा बंधा होता है। प्यारे बच्चों एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे ज्यादा हैवी या ठोस पदार्थ कौन सा है, सबसे ज्यादा कड़क या हैवी पदार्थ कौन सा? तो प्यारे बच्चों वो भी होता है हमारा हीरा या डायमंड। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन डी 4 कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अब प्यारे बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है, फुलरिन में कार्बन की संरचना किसके जैसी होती है? व्हाट डज द कार्बन स्ट्रक्चर इन ए फुलरिन सिंबल? प्यारे बच्चों वो होती है फुटबॉल की जैसी। फुलरिन में प्यारे बच्चों कार्बन स्ट्रक्चर जो होता है वो फुटबॉल के समान होता है, याद रखिएगा। मतलब फुलरिन जो प्यारे बच्चों कार्बन की संरचना होती है वह एक फुटबॉल के आकार की होती है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन ए फुटबॉल कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, राइबोसोम निम्नलिखित में से किसके लिए कार्यस्थल है, यानी कि राइबोसोम का सबसे मुख्य कार्य क्या है? तो प्यारे बच्चों हमने यह क्वेश्चन भी ऑलरेडी 4 से 5 बार कर लिया है कि राइबोसोम का सबसे मुख्य कार्य होता है प्यारे बच्चों प्रोटीन संश्लेषण, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाना, याद रखिएगा आप। राइबोसोम का सबसे मुख्य कार्य होता है प्यारे बच्चों प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि प्रोटीन का संश्लेषण करना। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती है? व्हाट टाइप ऑफ वेव आर लाइट वेव्स? तो प्यारे बच्चों हमारी जो ट्रांसवर्स वेव्स होती है, याद रखिएगा आप, हमारी अनुपस्थ तरंगे होती है प्यारे बच्चों वह हमारी प्रकाश तरंगे होती है, याद रखिएगा आप। प्रकाश तरंगे प्यारे बच्चों हमारी अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स वेव्स होती है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइफाइड रोग किस अंग को प्रभावित करता है? विच ऑर्गन इज अफेक्टेड बाय टाइफाइड? तो प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम 2 से 3 बार कर चुके हैं कि टाइफाइड रोग प्यारे बच्चों हमारी छोटी आंत को प्रभावित करता है, याद रखिएगा आप। टाइफाइड रोग प्यारे बच्चों हमारी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन सी आंत या इंटेस्टाइन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है कि टाइफाइड रोग प्यारे बच्चों हमारी आंत या इंटेस्टाइन को प्रभावित करने वाला होता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अंग में भोजन का पाचन सबसे ज्यादा होता है? इन विच ऑर्गन डज मोस्ट ऑफ द डाइजेशन ऑफ फूड ऑकर? प्यारे बच्चों हमने जब पाचन तंत्र पढ़ा था तब हमने बात की थी कि हमारी छोटी आंत में प्यारे बच्चों सबसे ज्यादा भोजन का पाचन होता है, यानी कि जो भी हम भोजन खा रहे हैं उसमें जितने पोषक तत्व होते हैं उन पोषक तत्वों का अवशोषण करना, उनको एब्जॉर्व करना प्यारे बच्चों हमारी छोटी आंत के द्वारा किया जाता है। तो याद रखिएगा आप हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारे छोटी आंत में प्यारे बच्चों भोजन का पाचन सबसे ज्यादा पाया जाता है या सबसे ज्यादा होता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी छोटी आंत कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऊर्जा संश्लेषण किसमें नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज एनर्जी सिंथेसिस डज नॉट ऑकर? निम्नलिखित में से किस में से ऊर्जा का संश्लेषण नहीं है? तो प्यारे बच्चों जल में भी होता है,
कार्बन डाइऑक्साइड में भी होता है, सनलाइट में भी होता है। इसका सही आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन सी ऑक्सीजन। याद रखिएगा आप, ऑक्सीजन में प्यारे बच्चों ऊर्जा संश्लेषण नहीं होता, यानी कि एनर्जी सिंथेसिस जो होता है हमारे ऑक्सीजन में नहीं होता है। तो ऑप्शन सी ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। सफेद रंग में कितने रंग होते हैं, यह भी क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन व्हाइट। तो प्यारे बच्चों व्हाइट में भी विबग्योर हमारे कुल मिलाकर 7 रंग पाए जाते हैं। सफेद रंग में प्यारे बच्चों 7 रंग पाए जाते हैं। जैसे हमने पहले क्वेश्चन की बात की थी कि सूर्य के प्रकाश में कितने कलर होते हैं, प्रिज्म में भी वही कलर होते हैं प्यारे बच्चों, हमारे रेनबो में वही कलर होते हैं और सफेद रंग में भी वही कलर होते हैं, विबग्योर। तो ऑप्शन सी 7 इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है। याद रखिएगा आप, सफेद रंग में प्यारे बच्चों कुल मिलाकर 7 अलग अलग तरह के रंग पाए जाते हैं, जिसे हम विबग्योर भी कहते हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी 7 कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। चूने का पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। विच गैस इज रिलीज्ड व्हेन वाटर इज मिक्स्ड विथ लाइम। प्यारे बच्चों हमने थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि चूने के पानी में हम क्या मिलाते हैं प्यारे बच्चों, तो उसका रंग दूधिया हो जाता है। प्यारे बच्चों इसका हमारा ऑप्शन है, यदि हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 34 नंबर क्वेश्चन की, किसका सही आंसर क्या है प्यारे बच्चों, तो है हमारा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा आप, चूने के पानी में प्यारे बच्चों जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाते हैं बच्चों, तो वह हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाती है। जब हम चूने में पानी को मिलाते हैं तो हमारे CO2 जिसे हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं वह बिल्कुल गैस निकलती है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। अब हम बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है। परजीवी का मतलब होता है प्यारे बच्चों दूसरे पौधे के साथ रहने वाला, दूसरे पौधे के साथ रहने वाले, यानी कि ऐसे पौधे प्यारे बच्चों जो अपने भोजन के लिए, अपने जीवन व्यापन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं, उन पौधों को हम परजीवी भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अमरबेल, आपने देखा होगा अमरबेल प्यारे बच्चों कभी भी अकेली नहीं लगती, यह दूसरे पौधे के साथ में ही होती है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी अमरबेल कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है प्यारे बच्चों, तो वो होता है हमारा अमरबेल। अब प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाइड्रा, तारा मछली, प्लानेरिया किससे संबंधित है प्यारे बच्चों। हाइड्रा, स्टारफिश एंड प्लानेरिया रिलेटेड तो प्यारे बच्चों ये होती है हमारी पुनर्जनन, जिसे हम रीजनरेशन भी कहते हैं। हाइड्रा जिसमें प्यारे बच्चों बडिंग के द्वारा हमारा रिप्रोडक्शन या जनन होता है। स्टारफिश प्यारे बच्चों ऐसे स्टार के आकार की होती है, इस आकार की। याद रखिएगा आप, स्टारफिश हमारे इस आकार की होती है। तो प्यारे बच्चों ये तीनों जो होते हैं हमारे रीजनरेशन, जिसे हम पुनर्जनन कहते हैं, उससे संबंधित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी पुनर्जनन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या क्या है। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द ह्यूमन स्कल। मानव खोपड़ी में प्यारे बच्चों हड्डियों की कुल संख्या क्या है, तो वो है हमारी 22। हमने पिछले क्वेश्चन में भी, पिछले सेशन में इसकी बात की थी कि मानव खोपड़ी में प्यारे बच्चों कुल मिलाकर 22 हड्डियां पाई जाती है। याद रखिएगा मानव खोपड़ियों में हड्डियों की कुल संख्या होती है 22। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी 22 कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। मनुष्य में ध्वनि द्वारा किसके द्वारा उत्पन्न होती है। साउंड इन ह्यूमन प्रोड्यूस डिवाइस। प्यारे बच्चों हमने पहले भी बात की थी, जो हमारे गले में पीछे की तरफ हमारा स्वर तंत्र होता है, जिसे हम वोकल कॉर्ड भी कहते हैं, जिसे कि हम सामान्य भाषा में लेरिंग्स भी कहते हैं। प्यारे बच्चों मनुष्य में ध्वनि जो होती है वो हमारी लेरिंग्स, जिसे हम स्वर यंत्र कहते हैं, उसके द्वारा उत्पन्न होती है, जो कि हमारे गले में, जिसे हम स्वर कंठ भी कहते हैं या फिर वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। याद रखिएगा, तो मनुष्यों में ध्वनि प्यारे बच्चों स्वर यंत्र यानी कि लेरिंग्स के द्वारा उत्पन्न होती है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए स्वर यंत्र या लेरिंग्स कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। पवन वेग मापी द्वारा क्या मापा जाता है। विच इज मेजर्ड बाय विंड स्पीडोमीटर। प्यारे बच्चों यदि हम विंड स्पीडोमीटर की बात करते हैं तो यह वायु का वेग नापता है। याद रखिएगा आप, पवन वेग यानी कि विंड स्पीडोमीटर के द्वारा हम वायु का वेग यानी कि विंड वेलोसिटी को मापते हैं, जिसे हम एनीमोमीटर भी कहते हैं। याद रखिएगा आप, एनीमोमीटर, ठीक है। वायु का वेग यानी कि विंड स्पीडोमीटर, जिसे हम एनीमोमीटर भी कहते हैं, उसके द्वारा हम विंड वेलोसिटी यानी कि वायु का वेग भी नापते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक अम्ल और क्षार के बीच की प्रतिक्रिया को
क्या कहा जाता है, यानी कि जब अम्ल और क्षार की प्यारे बच्चों अभिक्रिया होती है तो उसे हम क्या कहते हैं। हमने पहले क्वेश्चन बात की थी प्यारे बच्चों, जब हमने चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमने देखा था कि चींटी के डंक में मेथनोइक एसिड पाया जाता है और हम उसको साबुन या डिटर्जेंट से धोते हैं, यानी कि एसिड और बेस की रिएक्शन करवाते हैं हम, तो न्यूट्रलाइजेशन जिसे हम उदासीनीकरण कहते हैं वह अभिक्रिया होती है। तो याद रखिएगा, एक अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया को प्यारे बच्चों हम उदासीनीकरण या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। एसिड प्लस बेस, तो इधर बनता है हमारा न्यूट्रलाइजेशन। एसिड और बेस की रिएक्शन को प्यारे बच्चों हम उदासीनीकरण यानी कि न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए उदासीनीकरण कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे हल्की धातु कौन सी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइटेस्ट मेटल, यानी कि सबसे हल्की धातु कौन सी प्यारे बच्चों। हम धातु की बात करते हैं प्यारे बच्चों, धातु विद्युत और उष्मा की सुचालक होती है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि धातुओं में से अधिकतर धातुओं से प्यारे बच्चों उष्मा भी प्रवाहित हो जाती है और ऊर्जा भी प्रवाहित हो जाती है, यानी कि जितनी भी धातु होती है प्यारे बच्चों वह सुचालक होती है, यानी कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और प्यारे बच्चों यदि हम सबसे हल्की धातु की बात करते हैं तो वो होती है हमारी लिथियम, इसका सिंबल होता है Li, परमाणु संख्या 2। सबसे हल्की धातु होती प्यारे बच्चों वो होती है हमारी लिथियम। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डी लिथियम कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन विच लॉ। तो प्यारे बच्चों वो होता है हमारे फेराडे का नियम, जिसे हम फेराडे लॉ भी कहते हैं। प्यारे बच्चों एक पावर ट्रांसफार्मर वो होता है जो कि करंट को छोटे छोटे भागों में प्रवाहित करता है, यानी कि करंट को कंट्रोलिंग का काम करता है, वो होता है हमारा पावर ट्रांसफार्मर। तो प्यारे बच्चों पावर ट्रांसफर जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारे फेराडे के नियम पर कार्य करता है, यानी कि फेराडे के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ऑप्शन है फेराडे का नियम या फिर फेराडे लॉज इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे प्यारे बच्चों किस तरंगों का उदाहरण, यानी कि कौन सी किरणें हमारी रडार सिस्टम में प्रयोग की जाती है। तो प्यारे बच्चों वो होती है हमारी माइक्रोवेव्स। रडार सिस्टम प्यारे बच्चों माइक्रोवेव्स का उपयोग करते हैं, जो कि अलग अलग जगह से आने वाले सिग्नल्स को ग्रहण करती है और हमें सिग्नल देती है कि यहाँ से हमें सिग्नल प्राप्त हो रहा है। तो रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली प्यारे बच्चों तरंगे जो होती है वो होती है हमारी माइक्रोवेव, जिसे हम सूक्ष्म तरंगे भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए सूक्ष्म तरंगे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक, यानी कि किसके अंदर से ऊष्मा प्रवाहित हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सुचालक होता है। तो प्यारे बच्चों आयोडीन नहीं होता है, क्लोरीन भी नहीं होता है, ब्रोमीन भी नहीं होता है, ये सारी उपधातु हैं। पारा या मर्क्यूरी, याद रखिएगा आप। पारा प्यारे बच्चों एक ऐसी धातु होती है या ऐसी एक होती है जिसके अंदर से प्यारे बच्चों ऊष्मा या हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो होती है प्यारे बच्चों हीट हीट जो होती है प्रवाहित हो जाती है। तो याद रखिएगा पारा। प्यारे बच्चों इसमें से एक क्वेश्चन ऐसा बनता है कि कौन सी धातु जो होती है वो सामान्य रूम टेम्परेचर पर लिक्विड या तरल अवस्था में पाई जाती है। तो एकमात्र ऐसी धातु जो सामान्य अवस्था में रूम टेम्परेचर पर लिक्विड या तरल अवस्था में पाई जाती है वो होती है हमारी पारा या मर्क्यूरी। तो इसमें से दो क्वेश्चन बनते हैं, तो आप दूसरा क्वेश्चन भी आप विशेषकर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे कुचालक, यानी कि इसमें से किसके अंदर से ऊष्मा प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्स्ट कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि निम्नलिखित में से किस में से ऊष्मा प्रवाहित नहीं होगी। प्यारे बच्चों कॉपर में से होती है, मर्क्यूरी में से भी होती है, जस्ता जिंक में से भी होती है। तो ये इसके सही आंसर नहीं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा है कुचालक। तो प्यारे बच्चों वो होगा हमारा लेड या सीसिया, इसका सिंबल होता है पीबी, याद रखिएगा आप। सीसा प्यारे बच्चों, सीसा एक ऐसी अधातु होती है जिसके की अंदर से ऊष्मा प्रवाहित या नहीं होती, यानी कि एक ऊष्मा का कुचालक होता है। तो प्यारे बच्चों जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी सीसा है लेड कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। प्यारे बच्चों हम केवल एक 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और उस ब्रेक के बाद हम फटाफट से हमारा नेक्स्ट सेशन इसके आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं 5 मिनट के ब्रेक के बाद।
इसको मारा, इसको ठीक। रुक एक मिनट, अब कर। ठीक है, नहीं नहीं बस डाउनलोड पे थोड़ी रखा, अपने रिंगटोन में रखा ना वो, ये वन वाला। तो फिर से सर को करना पड़ेगा। अरे बॉस 12 बजा देंगे यार, वो मिल तो गया था। बुला रहे सारे। अपने को 86 नंबर का क्वेश्चन देखना है, रुक। हाँ सॉरी, 45 क्वेश्चन हो गए अपने ना। नहीं 45 क्वेश्चन हुए। पेन 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 कहाँ गया? मैं करता हूँ। चल कर। तो स्वागत है प्यारे बच्चों का एक बार फिर से हमारे आगे वाले सेशन में। तो चलिए बच्चों, अब हमारा सेशन हम कंटिन्यू करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द टार्टरिक एसिड, यानी कि निम्नलिखित में से प्यारे बच्चों टार्टरिक अम्ल कहां पर पाया जाता था? प्यारे बच्चों बहुत ही बेसिक सा और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों जिसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो टमाटर इसका सही आंसर नहीं है, ऑरेंज या संतरा भी नहीं है, सिरका या विनेगर भी नहीं है। प्यारे बच्चों इमली जिसे हम टेमेरिंड भी कहते हैं प्यारे बच्चों, इसमें हमारा टार्टरिक टार्टरिक एसिड जिसे हम टार्टरिक अम्ल कहते हैं वो हमारी इमली में पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए इमली इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है कि हमारे प्यारे बच्चों इमली के अंदर हमारा टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? व्हाट कॉजेज द एसिड रेन? प्यारे बच्चों अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? प्यारे बच्चों ये एक बहुत ही बेसिक सा और आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तो आप सभी प्यारे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही पता होना चाहिए कि अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है। तो प्यारे बच्चों O3 और धूल के कारण नहीं होती है। अम्ल वर्षा जिसे हम एसिड रेन कहते हैं प्यारे बच्चों, या O3 धूल कारण नहीं होती, SO3 इसके कारण भी नहीं होती, CO2 CO कारण भी होती। प्यारे बच्चों अम्लीय वर्षा होती है हमारी SO2 एंड NO2 नाइट्रिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से प्यारे बच्चों हमारी अम्ल वर्षा जिसे हम एसिड रेन कहते हैं वह होती है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी SO2 एंड NO2 कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे सामने अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन में कौन सा रंग बनता है? व्हाट कलर इज फॉर्म्ड बाय मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन? प्यारे बच्चों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया करवाते हैं जब हम प्यारे बच्चों, तो येलो रंग नहीं बनता है, लाल भी नहीं बनता, ना ही हरा बनता है। प्यारे बच्चों मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से हमारा व्हाइट या सफेद रंग बनता है। याद रखिएगा आप, Mg+O2, तो इधर बनता है हमारा व्हाइट रंग। याद रखिएगा आप, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन से प्यारे बच्चों हमारा सफेद रंग बनता है या फिर मैग्नीशियम जलने पर सफेद रंग देता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी सफेद कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है,
आकाश में नीला रंग की उपस्थिति के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या है? What is the light phenomenon associate with the appearance of blue in the sky? यानी कि प्यारे बच्चों, आसमान में लाल रंग, याद रखिएगा, आसमान में नीला रंग की उपस्थिति के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना क्या प्यारे बच्चों? तो वो होती है हमारी प्रकीर्णन, जिसे हम स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी कहते हैं। याद रखिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट मतलब होता है लाइट का फैलना। प्यारे बच्चों, हमारे सूर्य से अलग अलग तरह के प्यारे बच्चों रंग मिलते हैं, किंतु जो हमारा नीला रंग होता है प्यारे बच्चों, उसकी वेवलेंथ सबसे छोटी होती है, इसीलिए हमें आसमान नीले रंग का दिखाई देता है, यानी कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसे हम प्रकीर्णन भी कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से हमारे आकाश में नीले रंग की उपस्थिति की परिघटना होती है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डी प्रकीर्णन या स्कैटरिंग कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे सामने, निम्नलिखित में से स्वाद में खट्टे कौन होते हैं? यह भी प्यारे बच्चों एक बिल्कुल ही बेसिक सा क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। मैं आशा करूंगा आप सभी प्यारे बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही पता होगा। आप फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि निम्नलिखित में से किसका स्वाद खट्टा होता है? प्यारे बच्चों, शार्क का स्वाद कड़वा होता है, पेस्ट का स्वाद कड़वा होता है, ए और बी दोनों भी नहीं है, कोई भी नहीं है। प्यारे बच्चों, अम्ल या एसिड जो होता है प्यारे बच्चों, यह स्वाद में खट्टे होते हैं। याद रखिएगा, एसिड या अम्ल जो होते हैं बच्चों, वो स्वाद में खट्टे होते हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए अम्ल कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है कि अम्ल जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो हमारे स्वाद में खट्टे होते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे सामने है, पौधों में प्रजनन किसके कारण होता है? व्हाट कॉजेस रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स? पौधों में प्रजनन किसके कारण होता है? प्यारे बच्चों, यदि हम प्रजनन की बात करें तो मुख्य रूप से हमारा दो तरह का प्रजनन होता है। प्रजनन का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि अपने समान अपनी संतान को जन्म देना। प्यारे बच्चों, सबसे पहला जो होता है वो होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि सेक्सुअल प्रजनन, यानी कि लैंगिक जनन, जिसमें प्यारे बच्चों माता और पिता दोनों की आवश्यकता होती है। जितने भी प्यारे बच्चों हम मनुष्य हैं, जितने भी मैमल्स हैं, हम सभी क्या करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, यानी कि हमें माता और पिता दोनों की आवश्यकता होती है। प्यारे बच्चों, दूसरा होता है हमारा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि उसमें केवल माता या केवल पिता ही उपस्थित होता है, जिसकी वजह से प्रजनन की प्रक्रिया होती है। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला हमारा परागण या पॉलिनेशन। याद रखिएगा, पौधों में प्रजनन प्यारे बच्चों परागण या पॉलिनेशन की वजह से होता है। पौधों में प्रजनन परागण या पॉलिनेशन की वजह से होता है। तो बहुत सारे प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी परागण या पॉलिनेशन कमेंट किया है, तो उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? याद रखिएगा आप, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरियर ऑफ द प्लाज्मोडियम पैरासाइट? प्यारे बच्चों, जब हमने मानव रोग पढ़ा था तब हमने एक पैरासाइट की बात की थी, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। याद रखिएगा आप, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्यारे बच्चों मलेरिया रोग जो होता है प्यारे बच्चों, वो होता है हमारा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की वजह से। उसका जो वाहक होता है प्यारे बच्चों, वो होता है हमारा मॉस्किटो या मच्छर। याद रखिएगा आप, प्लाज्मोडियम परजीवी प्यारे बच्चों वो होता है हमारा मच्छर या उसका वाहक जो होता है वो होता है हमारा मच्छर, और इससे हमें मलेरिया रोग भी होता है। याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक परजीवी होता है। प्लाज्मोडियम का पूरा नाम होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, यह परजीवी है। इसकी जो वाहक मच्छर होती है प्यारे बच्चों, वो होती है हमारी मादा एनफिलिस मच्छर, यानी कि मादा एनफिलिस मच्छर के काटने से प्यारे बच्चों हमें मलेरिया रोग होता है, जो कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स परजीवी की वाहक होती है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए मच्छर या मॉस्किटो कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन? प्यारे बच्चों, हमने बात की थी कि अभिक्रियाओं की बात करते प्यारे बच्चों, तो लोहे पर जंग लगना प्यारे बच्चों, हमारा जो लोहा होता है वह आसपास के वातावरण में उपस्थित पानी या नमी से अभिक्रिया करता है और जंग का निर्माण करता है। याद रखिएगा आप, लोहे पर जंग लगना प्यारे बच्चों एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया होती है, एक तरह की केमिकल रिएक्शन होती है, यानी कि इसमें एक नया प्रोडक्ट बनता है। प्यारे बच्चों, लोहा जो होता है हमारे आसपास के वातावरण में उपस्थित नमी या मॉइस्चर या पानी के साथ में अभिक्रिया करता है और जंग का निर्माण करता है। तो प्यारे बच्चों, यह पूरी तरह से एक रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन बी रासायनिक अभिक्रिया इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है।
अगला क्वेश्चन हमारे सामने बच्चों, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन? निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने एवोल्यूशन यानी कि विकासवाद की थ्योरी का प्रतिपादन किया? तो प्यारे बच्चों वो है हमारे डार्विन, याद रखिएगा आप, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन प्यारे बच्चों एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने की इवोल्यूशन, जिसे कि विकासवाद कहते हैं, उसकी थ्योरी या सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो प्यारे बच्चों फादर ऑफ इवोल्यूशन यानी विकास, जिसे हम कहते हैं विकासवाद के जनक जो है वो भी हमारे डार्विन भी है, चार्ल्स डार्विन। तो याद रखिएगा चार्ल्स डार्विन जो है हमारे विकासवाद के जनक भी होते हैं और इन्होंने इसके सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बच्चों, किस यंत्र के द्वारा सौर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित किया जाता है? याद रखिएगा, विच डिवाइस कन्वर्ट्स सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी? सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तन होना। सोलर एनर्जी यानी कि सूर्य की ऊर्जा। किस यंत्र के द्वारा हम सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं? तो प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होने वाला फोटोवोल्टिक सेल। याद रखिएगा आप, फोटोवोल्टिक सेल की सहायता से प्यारे बच्चों हम सोलर एनर्जी को या सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन है फोटोवोल्टिक सेल कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों हमारे सामने, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? What is an instrument used to measure low temperature? यानी कि ऐसी जगह पर या फिर ऐसे स्थान पर जहां पर टेम्परेचर या तापमान बहुत कम हो प्यारे बच्चों, तो कम तापमान मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो प्यारे बच्चों वो होता है हमारा क्रायोमीटर। याद रखिएगा, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को हम क्रायोमीटर भी कहते हैं। मेजर लो टेम्परेचर, कम तापमान को मापने वाले यंत्र को प्यारे बच्चों हम क्रायोमीटर भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी क्रायोमीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? विच साइंटिस्ट गेव द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? प्यारे बच्चों मैक्सवेल ने नहीं दिया था, पास्कल ने भी नहीं दिया था, न्यूटन ने भी नहीं दिया था। इसका सही आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन सी जॉन डाल्टन। याद रखिएगा आप, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत प्यारे बच्चों जॉन डाल्टन ने दिया था। यानी कि पदार्थ की एटॉमिक थ्योरी, मैटर एटॉमिक थ्योरी जो होती प्यारे बच्चों वो भी जॉन डाल्टन ने दी थी। तो ऑप्शन सी जॉन डाल्टन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसे वर्गीकी का पितामह कहा जाता है? हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ टेक्सोनोमी? निम्नलिखित में से किसे हम वर्गीकी या फादर ऑफ टेक्सोनोमी भी कहते हैं? तो प्यारे बच्चों वो है हमारे लिनियस, कार्ल लिनियस। ठीक है, फादर ऑफ टेक्सोनोमी यानी कि वर्गीकी का पितामह हम कहते हैं प्यारे बच्चों लिनियस को। ऑप्शन सी कार्ल लिनियस इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों बिल्कुल सही आंसर। याद रखिएगा आप, वर्गीकी का पितामह जो होता है प्यारे बच्चों वो है हमारे कार्ल लिनियस। जितने भी नए बच्चे हमारे सेशन में जुड़ रहे हैं उन सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों आज हम हमारी एक मैराथन क्लास ले रहे हैं जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर ले रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ले रहे हैं। उसी के साथ में आने वाली आपकी एग्जाम के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के और फिजिक्स के, हम उन सभी का रिविजन कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज? प्यारे बच्चों जैसे कि हमने पहले बात की थी, भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसमें कि हमारे अभिकारक से उत्पाद बनता है और प्यारे बच्चों उत्पाद से हमारा फिर अभिकारक बनता है। यानी कि ऐसा परिवर्तन जो दोनों ही दिशाओं में संभव होता है तथा जिसमें कोई भी एक नया प्रोडक्ट या नया उत्पाद नहीं बनता है। तो प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? जिसके ऑप्शन की बात करें प्यारे बच्चों तो ज्वालामुखी विस्फोट नहीं है, लोहे में जंग लगना प्यारे बच्चों जंग नया उत्पाद बनता है, दही का निर्माण दही भी एक नया प्रोडक्ट बनता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन डी बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस। प्यारे बच्चों आइस क्या करती है? हीट को लेती है और वाटर में
परिवर्तित हो जाती है, यानी कि बर्फ आसपास के वातावरण में उपस्थित गर्मी को उष्मा को ग्रहण करती है और पानी में परिवर्तित हो जाती है। जब प्यारे बच्चों उसी पानी को हम जमाते हैं, फ्रीज करते हैं, तो वही पानी फिर से बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। तो ऐसा परिवर्तन जो दोनों दिशाओं में संभव है, यानी कि अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से अभिकारक बनता है, वो होता है हमारा भौतिक परिवर्तन। तो इसका सही आंसर है बच्चों हमारा ऑप्शन डी, बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब, ध्वनि की गति किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? इन विच मीडियम द स्पीड ऑफ साउंड इज हाईएस्ट? ध्वनि की गति प्यारे बच्चों किस माध्यम में सर्वाधिक होती है? तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन है ठोस। याद रखिएगा आप, ध्वनि की गति प्यारे बच्चों ठोस में सर्वाधिक होती है। प्यारे बच्चों ठोस वह पदार्थ होता है जिसका कि आकार एवं आयतन, जिसका कि वॉल्यूम एंड उसका मास दोनों ही निश्चित होता है, तथा इसके कणों के बीच में आकर्षण का बल यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे अधिक होता है। तो ध्वनि की गति प्यारे बच्चों हमारे ठोस या सॉलिड में सबसे अधिक या सर्वाधिक होती है। तो ऑप्शन ए ठोस इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन स्त्री प्रजनन अंगों में नहीं आता है? प्यारे बच्चों स्त्री प्रजनन अंग की बात करें तो ऐसे अंग प्यारे बच्चों जो कि प्रजनन यानी कि रिप्रोडक्शन में सहायता करते हैं, तो वो कौन से होते हैं? प्यारे बच्चों यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमसे नहीं पूछा गया है, ठीक है। अंडाशय भी प्यारे बच्चों एक हमारा प्रजनन अंग है, गर्भाशय भी है, फेलोपियन ट्यूब भी बिल्कुल है। प्यारे बच्चों इसका जो आंसर है वो हमारा ऑप्शन है शुक्रवाहिका। प्यारे बच्चों यह मेल में पाया जाता है, ठीक है। शुक्रवाहिका यानी कि इसके अंदर से शुक्राणु का प्यारे बच्चों रास्ता होता है जहां से शुक्राणु आदान मतलब निकलते हैं, याद रखिएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रजनन अंग नहीं है? तो वो है हमारा शुक्रवाहिका। वास्ट डिफरेंस, क्योंकि प्यारे बच्चों यह एक पुरुष मेल ऑर्गन है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी कि पुरुष प्रजनन अंग है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अनुज का आंसर बिल्कुल सही है बेटा। तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे नंबर 62 के क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, लोहे में जंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका भी प्यारे बच्चों हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कशन किया था कि लोहे पर जंग लगना और लोहे पर जंग क्यों लगता है, यानी कि लोहे में जंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। प्यारे बच्चों आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए क्यों होता है। नमी की वजह से होता है प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन में जल होता है उसकी वजह से भी होता है, और हवा में बिल्कुल हवा की वजह से भी होता है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। लोहे में जंग प्यारे बच्चों नमी की वजह से भी होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति की वजह से होता है, और हवा की उपस्थिति की वजह से भी होता है। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी या ऑल ऑफ द अबव इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो जिन प्यारे बच्चों ने ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है? Which of the following is an acid? निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्ल है? प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। आप सभी फटाफट से कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है। प्यारे बच्चों सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, सोडियम क्लोराइड भी प्यारे बच्चों नहीं है, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। प्यारे बच्चों H2SO4 जिसे हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं। याद रखिएगा आप H2SO4 प्यारे बच्चों यह एक प्रकार का अम्ल है। प्यारे बच्चों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन सकता है कि अम्लों का राजा यानी कि किंग ऑफ एसिड हम किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा आप सल्फ्यूरिक एसिड को जिसे हम H2SO4 कहते हैं इसे हम अम्लों का राजा भी कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है वो अम्लों का राजा यानी कि किंग ऑफ एसिड होता है। तो यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि तरंग का क्या ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? द डैश ऑफ अ साउंड डिटरमाइंस द लाउडनेस, यानी कि ध्वनि की प्रबलता या लाउडनेस कितनी होगी वह कौन सा निर्धारित करता है? प्यारे बच्चों इसके ऑप्शंस की बात करते हैं हम तो आवृत्ति इसका सही आंसर नहीं है, गति भी नहीं है, वेवलेंथ भी नहीं है। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर है एम्पलीट्यूड, यानी कि हम किस एम्पलीट्यूड में या किस आवाज में किस आयाम में हमारी ध्वनि को निकाल रहे हैं उस पर निर्भर होगा कि हमारी ध्वनि की प्रबलता यानी कि लाउडनेस कितनी होगी। तो याद रखिएगा एम्पलीट्यूड या आयाम इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए आयाम या एम्पलीट्यूड कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायक होता है? विच विटामिन्स हेल्प्स हील वाउंड, यानी कि यदि हमें चोट लगती प्यारे बच्चों तो घावों को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? यह भी प्यारे बच्चों एक बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। सभी कमेंट करके मुझे इसका आंसर बताइए।
विटामिन ए तो नहीं होता बच्चों, विटामिन बी भी नहीं होता है, ना ही विटामिन डी होता है। विटामिन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। प्यारे बच्चों, घाव को भरने में या चोट लगने पे जो हमारे घाव होता है, उस घाव को भरने में प्यारे बच्चों ऑप्शन सी विटामिन सी जो होता है हमारा, वह बिल्कुल सहायक होता है। तो हमारे जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी विटामिन सी कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 हमारे सामने है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज अ वॉशिंग मशीन वर्क? वॉशिंग मशीन किस प्रिंसिपल या किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्यारे बच्चों, जिसके ऑप्शंस की बात करें हम, तो प्यारे बच्चों अभी केंद्रीय भी इसका सही आंसर नहीं है, उपरोक्त दोनों भी नहीं, ये भी नहीं। इसका सही आंसर प्यारे बच्चों सेंट्रीफ्यूजल, जिसे हम अब केंद्रीय भी कहते हैं। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, सेंट्रीफ्यूजल वह एक प्रोसेस जिसमें कि हमारा जो स्पिन ट्यूब होता है, मतलब जिसके अंदर हम कपड़े रखते हैं प्यारे बच्चों, बहुत स्पीड से घूमता है। स्पीड से घूमने की वजह से क्या होता है, जितने भी पानी की बूंदियां होती, कण होती प्यारे बच्चों, वो स्टब से बाहर निकल जाती है और जो हमारे कपड़े होते हैं प्यारे बच्चों वो सूख जाते हैं। तो याद रखिएगा आप, वॉशिंग मशीन जो होता है हमारा सेंट्रीफ्यूजल प्रिंसिपल या अब केंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए अब केंद्रीय या सेंट्रीफ्यूजल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। मानस का आंसर बिल्कुल सही है, अनुज भदौरिया का आंसर भी बिल्कुल सही है, देवेंद्र का आंसर भी बिल्कुल सही है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए सेंट्रीफ्यूजल कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, आघूर्ण बल की एसआई इकाई क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क? आघूर्ण बल की प्यारे बच्चों एस आई यूनिट क्या है? व्हाट इज द एस आई यूनिट ऑफ टॉर्क? तो प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर है वो हमारा न्यूटन मीटर। याद रखिएगा आप, आघूर्ण आघूर्ण बल जिसे हम टॉर्क भी कहते हैं प्यारे बच्चों, उसकी जो एस आई यूनिट होती है बच्चों, वो होती है हमारी न्यूटन मीटर। तो ऑप्शन बी न्यूटन मीटर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज प्राइमरीली अफेक्टेड बाय द एल्जाइमर डिसीज? प्यारे बच्चों, अल्जाइमर एक ऐसा रोग होता है जो कि जिसे हम दिमागी बुखार भी कहते हैं, जो कि सीधे हमारे मस्तिष्क या ब्रेन को प्रभावित करता है, यानी कि हमारे ब्रेन पर सबसे ज्यादा अटैक करता है। तो याद रखिएगा आप, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के प्यारे बच्चों मस्तिष्क या ब्रेन को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। यह एक दिमागी बुखार है, दिमागी बुखार है अल्जाइमर। तो ऑप्शन ए मस्तिष्क या ब्रेन इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है। जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन ए कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में उपस्थित होती है? इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड? प्यारे बच्चों, पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि। याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि को प्यारे बच्चों हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और यह हमारे मस्तिष्क या ब्रेन में उपस्थित होती है। याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि जो होती है हमारे मस्तिष्क या ब्रेन में उपस्थित होती है। तो ऑप्शन है मस्तिष्क या ब्रेन प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए मस्तिष्क या ब्रेन कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? विच इज द लाइटेस्ट गैस इन द एटमोस्फियर? हमारे आसपास के वातावरण या वायुमंडल में उपस्थित प्यारे बच्चों सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो वो है हमारी हाइड्रोजन। ऑप्शन है, याद रखिएगा आप, हमारे वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस जो है प्यारे बच्चों वो है हमारी हाइड्रोजन गैस। तो ऑप्शन ए हाइड्रोजन गैस इस क्वेश्चन का बिल्कुल सबसे सही आंसर है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
अब प्यारे बच्चों कुछ टेक्निकल एरर की वजह से क्लास हमारी रुक गई थी। चलिए उसे हम आगे कंटिन्यू करते हैं। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? विच एलिमेंट इज फाउंड इन द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑन द अर्थ सर्फेस, यानी कि हमारी पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा मात्रा में प्यारे बच्चों कौन सा तत्व पाया जाता है? तो होता है हमारा ऑक्सीजन। ऑप्शन बी याद रखिएगा आप, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाई जाती है, इसका सूत्र होता है प्यारे बच्चों ओ, ठीक है, O2। ठीक है, तो ऑप्शन बी ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बच्चों, वह जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिजम्स दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड एज, ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। प्यारे बच्चों इसके ऑप्शंस की बात करते हैं हम, तो रसोपोशी इसका सही आंसर नहीं है, फोटो हेटरोट्रोप्स यानी कि प्रकाश परपोषी भी नहीं है, हेटरोट्रोप्स भी नहीं है परपोषी। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर है ऑटोट्रोप्स। याद रखिएगा, स्व मतलब होता है आउन, ठीक है, और पोषी मतलब पोषण, यानी कि भोजन के लिए जो स्वयं पर निर्भर होते हैं उन्हें हम स्वपोषी भी कहते हैं। प्यारे बच्चों इसका हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल है पेड़ पौधे। प्यारे बहुत जितने भी पेड़ पौधे होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से प्यारे बच्चों अपना खुद का भोजन बनाते हैं। तो जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं प्यारे बच्चों, वह स्वपोषी का उदाहरण है। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते स्वयं से तैयार करते हैं उन्हें हम स्वपोषी भी कहते हैं, या फिर इंग्लिश में हम ऑटोट्रोफ्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी ऑटोट्रोफ्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे सामने देखने को मिलता है, निम्नलिखित में से क्या लिटमस को लाल कर देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड, निम्नलिखित में से क्या जो होता है वह लिटमस को लाल कर देता है? प्यारे बच्चों इसका जो सही आंसर है वो हमारा पानी भी नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, यदि हम लिटमस पेपर की बात करें तो लिटमस पेपर हमें यह दर्शाता है कि हमें कोई भी एक सॉल्यूशन दिया गया है वह अम्लीय है या क्षारीय है। याद रखिएगा आप, एसिड है या बेस है। प्यारे बच्चों यदि वह अम्लीय होगा तो वह नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देगा, यदि वह क्षारीय होगा तो लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर देगा। प्यारे बच्चों आपको एक कोडवर्ड याद करना है, वो है अनिल। अनिल का मतलब है अम्ल। प्यारे बच्चों नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। याद रखिएगा अनिल एक कोड वर्ड है आपको याद करने का, अम्ल और क्षार के, कि अनिल जो हो प्यारे बच्चों हमारा अम्ल जो होते हैं वह नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। तो प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से हमारा जो अम्ल कौन सा है? तो प्यारे बच्चों विनेगर या सिरका जो है हमारा वह अम्ल है। याद रखिएगा, तो सिरका या विनेगर जो था प्यारे बच्चों वह नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है। तो ऑप्शन ए सिरका या विनेगर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने प्यारे बच्चों, एक विद्युत चुंबक से आकर्षित होता है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अट्रैक्टेड टू। प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन सा है जो एक मैग्नेट या चुंबक के द्वारा आकर्षित होगा, यानी कि चुंबक या मैग्नेट की तरफ खींचता चला जाएगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके ऊपर लगेगा। प्यारे बच्चों ऑप्शंस की बात करते हैं तो प्लास्टिक नहीं है, रबड़ भी नहीं है, लकड़ी या वुड भी नहीं है। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हमारा लोहा या आयरन। याद रखिएगा आप, एक विद्युत चुंबक से हमारा लोहा जो होता है प्यारे बच्चों वो आकर्षित होता है। आकर्षित होता मतलब लोहे की तरफ अट्रैक्ट होता, लोहे की तरफ खींचा चला आता। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी लोहा या आयरन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है यहाँ पर, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विच एसिड इज फाउंड इन टैमरिंड, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, ठीक है, कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। प्यारे बच्चों इसके ऑप्शंस की बात करते हैं हम तो साइट्रिक अम्ल नहीं पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड भी नहीं पाया जाता है, एसिटिक एसिड भी नहीं पाया जाता है। प्यारे बच्चों इमली में टार्टरिक अम्ल जिसे हम टार्टरिक एसिड भी कहते हैं वह पाया जाता है। याद रखिएगा आप, इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है या फिर टार्टरिक एसिड पाया जाता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी टार्टरिक एसिड या टार्टरिक अम्ल कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वायु क्या है? व्हाट इज एयर? प्यारे बच्चों यदि हम वायु की बात करते हैं प्यारे बच्चों मुख्य रूप से तो यह एक पदार्थ तो नहीं है, ना ही यह एक कंपाउंड है, ना ही यह एक तत्व है। प्यारे बच्चों वायु जो है एक मिश्रण है, क्योंकि प्यारे बच्चों वायु में अलग अलग तरह की गैसें होती है। तो प्यारे बच्चों वायु जो होती है वो हमारी तरह हमारा एक मिश्रण या एक मिक्सचर है।
तो प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मिश्रण या मिक्सचर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन डी मिश्रण या मिक्सचर कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ध्वनि निम्नलिखित में से
जय हिंद प्यारे बच्चों। थोड़ा सा टेक्निकल एरर्स की वजह से हमारी क्लास पॉज हो रही थी, बाकी कोई ना, अब हम कंटिन्यू फिर से हमारी क्लास करते हैं। तो चलिए बच्चों, अब हमारे सामने क्वेश्चन है, ध्वनि निम्नलिखित में से किसमें गति नहीं कर सकती? साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्यारे बच्चों, यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं प्यारे बच्चों, ध्वनि हमारी वायु में ट्रेवल कर सकती है, जल में भी कर सकती है, लोहा या आयरन में से भी कर सकती है। प्यारे बच्चों, निर्वात या वैक्यूम में से ध्वनि हमारी ट्रेवल नहीं कर सकती, याद रखिएगा आप। ऑप्शन सी, निर्वात या वैक्यूम में से हमारी ध्वनि ट्रेवल नहीं कर सकती। तो ऑप्शन सी, निर्वात या वैक्यूम, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए बच्चों, अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे सामने है, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा आप, रेडियो कार्बन डेटिंग की यहाँ बात की गई प्यारे बच्चों। तो यह एक मेथड है जिसके द्वारा किसी भी चीज की एज या आयु ज्ञात करने के लिए हम इस विधि का उपयोग करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं। तो प्यारे बच्चों, रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग प्यारे बच्चों हम भवनों की आयु ज्ञात करने के लिए नहीं करते हैं, पत्थर की भी नहीं करते, नहीं शिशुओं की करते। प्यारे बच्चों, जीवाश्म या फॉसिल्स, यदि प्यारे बच्चों हमें जमीन में से कोई सा भी एक पुराने से पुराना जीवाश्म मिला है, तो वह कितने साल पुराना या फिर उसकी आयु कितनी है उसको ज्ञात करने के लिए प्यारे बच्चों हम रेडियो कार्बन डेटेड का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी, जीवाश्म या फॉसिल, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे सामने है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? विच गैस इज फिल्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब? प्यारे बच्चों, ये एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, एक बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो प्यारे बच्चों, आपको याद होना चाहिए, हाइड्रोजन भी इसका सही आंसर नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं, नहीं हमारा ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन। याद रखिए प्यारे बच्चों, विद्युत बल्ब में हमारी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल पता होना चाहिए कि विद्युत बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी? विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव पोटेंशियल एनर्जी? प्यारे बच्चों, यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो बांध के पानी में, वाटर इन ए डैम। प्यारे बच्चों, पानी की सहायता से जो अब हम विद्युत या बिजली बनाते हैं प्यारे बच्चों, उसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। हाइड्रो का मतलब जल और इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, यानी कि जल की सहायता से या जल से विद्युत बनाना। तो प्यारे बच्चों, हमारे बांध के पानी में पोटेंशियल एनर्जी से हम स्थितिज ऊर्जा भी कहते हैं, वह ऊर्जा उपस्थित होती है। तो ऑप्शन ए, बांध के पानी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, किसने जी का मान ज्ञात किया था? जी यानी ग्रेविटी का मान प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किसने ज्ञात किया था? प्यारे बच्चों, न्यूटन ने नहीं किया था, डाल्टन ने भी नहीं किया था, ना ही जेम्स थॉमसन ने किया था, हेनरी कैवेंडिश ने। याद रखिए प्यारे बच्चों, हेनरी कैवेंडिश ने प्यारे बच्चों जी या ग्रेविटी का मान ज्ञात किया था। तो ऑप्शन डी, हेनरी कैवेंडिश, इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ उपस्थित होती है? प्यारे बच्चों, यदि हम सबसे मजबूत हड्डी की बात करते हैं तो वो होती है हमारी फीमर। मानव शरीर की प्यारे बच्चों
सबसे मजबूत हड्डी होती है फीमर, जो कि प्यारे बच्चों हमारी जांग में उपस्थित होती है, यानी कि हमारी थाई बोन होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन बी, जांग में या थाई में। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी जो होती है वो होती है फीमर प्यारे बच्चों, वो हमारी थाई या जांग में उपस्थित होती है। आपको ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, कोशिका की आत्महत्या की थैली हम किसे कहा जाता है? व्हाट इज कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल, यानी कि प्यारे बच्चों निम्नलिखित में किसमें कोशिका जो होती है वो आके समाप्त होती है, नष्ट होती है? तो प्यारे बच्चों हमने पहले पढ़ चुके हैं हम लाइसोसोम, याद रखिएगा लाइसोसोम के प्यारे बच्चों हम सुसाइडल बैग यानी कि आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, क्योंकि प्यारे बच्चों कोशिकाओं को जितनी भी नष्ट होती है प्यारे बच्चों वो हमारे लाइसोसोम में जाके इकट्ठी होती है। तो ऑप्शन ए लाइसोसोम इस क्वेश्चन का प्यारे बच्चों बिल्कुल ही सही आंसर होने वाला है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। तो प्यारे बच्चों यदि हम इसकी बात करते हैं तो रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, याद रखिएगा आप, विटामिन ए की कमी से प्यारे बच्चों हमें रतौंधी, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, वह रोग हमें देखने को मिलता है। याद रखिएगा आप, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी रोग होता है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे सामने है, रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति की वजह से होता है? रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच। रक्त का लाल रंग किसकी उपस्थिति की वजह से होता है? प्यारे बच्चों बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए कि रक्त का लाल रंग किसकी वजह से होता है। प्यारे बच्चों प्लाज्मा की वजह से नहीं होता है, रेड आरबीसी की वजह से नहीं होता है, डब्ल्यूबीसी की, प्यारे बच्चों हीमोग्लोबिन। रक्त का लाल रंग प्यारे बच्चों हेमोग्लोबिन की वजह से होता है, याद रखिएगा आप, रेड कलर ऑफ ब्लड इज बिकॉज ऑफ या ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। तो चलिए प्यारे बच्चों ऑप्शन बी हेमोग्लोबिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 कि कौन निम्नलिखित में से कौन सा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर कोई भी आधारित नहीं। प्यारे बच्चों इसका हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी माइक्रोवेव। माइक्रोवेव जो था प्यारे बच्चों वो हमारा धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं होता है। तो ऑप्शन डी माइक्रोवेव इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे सामने, ऊष्मारोधी निम्नलिखित में से कौन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हीट इंसुलेटर। हीट इंसु यानी कि प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से किसमें ऊष्मा जो होती है प्यारे बच्चों, ऊष्मारोधी कौन सा होता है? प्यारे बच्चों तो वो होता है हमारा कांच या ग्लास, याद रखिएगा, कांच या ग्लास प्यारे बच्चों हमारा ऊष्मारोधी, यानी कि इसके कांच के अंदर से ऊष्मा या हीट जो होती है प्यारे बच्चों प्रवाह नहीं होती। तो ऑप्शन बी कांच या ग्लास इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, मानव शरीर में श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग है द मेन ऑर्गन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इन द ह्यूमन बॉडी इज। यानी कि प्यारे बच्चों हमारे मानव शरीर में श्वसन प्रणाली का सबसे मुख्य अंग कौन सा? प्यारे बच्चों तो किडनी नहीं है, स्किन भी नहीं है, हार्ट भी नहीं है, वो है प्यारे बच्चों फेफड़े या लंग्स। याद रखिएगा फेफड़े या लंग्स प्यारे बच्चों हमारे शरीर के श्वसन अंग, फेफड़े या लंग्स हमारे श्वसन अंग होते हैं मनुष्यों के। सामान्य रूप से यदि हम बात करें तो मानव शरीर में प्यारे बच्चों श्वसन प्रणाली का मुख्य अंग है वो हमारे फेफड़े या लंग्स। तो ऑप्शन ए फेफड़े या लंग इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों हमारे सामने, मानव शरीर के किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द ब्लड प्यूरिफाइड। प्यारे बच्चों यदि रक्त शुद्धिकरण की बात करते हैं बच्चों तो किडनी या वृक्क, किडनी का सबसे मुख्य कार्य होता है प्यारे बच्चों ब्लड फिल्ट्रेशन। प्यारे बच्चों किडनी या वृक्क का सबसे मुख्य कार्य होता है रक्त का शुद्धिकरण करना, और मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण जो होता है प्यारे बच्चों वो हमारी वृक्क या किडनी में होता है। तो ऑप्शन बी वृक्क या किडनी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अब प्यारे बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मादा युग्मक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीमेल गैमेट? प्यारे बच्चों मादा की बात कर रहे हैं तो शुक्राणु प्यारे बच्चों पुरुषों में पाया जाता है, ठीक है। युग्मनज या जायगोट प्यारे बच्चों अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से बनता है, अंडाणु प्लस शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु के मिलने से प्यारे बच्चों जायगोट बनता है। जायगोट बनने के बाद जो प्यारे बच्चों पहली अवस्था होती है, फर्स्ट स्टेज होती है, वो होती है हमारी भ्रूण या एम्ब्रियो। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी अंडाणु या ओवम। मादा युग्मक कौन सा है प्यारे बच्चों? वो है हमारा अंडाणु या ओवम, ऑप्शन बी। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी अंडाणु या ओवम कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। चलिए प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन प्यारे बच्चों एक बार फिर से हमारे सामने आ गया है। यह क्वेश्चन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और ऑलरेडी हम इस क्वेश्चन को सोल्व भी कर चुके हैं कि निम्नलिखित में से कौन नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है? याद रखिएगा आप, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल में परिवर्तन कर देता है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्न लिटमस पेपर ब्लू इनटू रेड? प्यारे बच्चों हमने अनिल की बात की थी, तो फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देगा? अनिल, हमने एक कोड वर्ड याद किया था बच्चों, अनिल अनील यानी कि अम्ल नीले को लाल में परिवर्तित कर देता है, याद रखिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला हमारा ऑप्शन बी अम्ल या एसिड, ठीक है। अम्ल या एसिड जो तो प्यारे बच्चों वह नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है, याद रखिएगा आप, एसिड कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड। तो ऑप्शन बी अम्ल या एसिड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और बेसिक क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों हमारे सामने, इसका आंसर भी आप मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताइए कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है? What does an acid taste like? अम्ल और क्षार दो होते प्यारे बच्चों, तो अम्ल का जो स्वाद होता है वह कैसा होता है? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए कि हमारे अम्ल या एसिड का टेस्ट कैसा होता है प्यारे बच्चों। यदि हम इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो कड़वा या बिटर प्यारे बच्चों, बेस का या क्षार का होता है, ठीक है। स्वीट भी नहीं होता प्यारे बच्चों, सॉल्टी या नमकीन भी नहीं होता है। अम्ल का स्वाद प्यारे बच्चों खट्टा, जिसे हम सौर कहते हैं, वो होता है। अम्ल का जो स्वाद होता है प्यारे बच्चों वह खट्टा होता है या सौर होता है। तो ऑप्शन ए खट्टा या सौर इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है। तो बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अनुज भदौरिया का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल बेटा अनुज का आंसर बिल्कुल सही है, मानस का आंसर भी बिल्कुल सही है, और बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चे कमेंट सेक्शन में ऑप्शन ए बता रहे हैं। उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर भी बिल्कुल सही है कि अम्ल का स्वाद जो होता है बच्चों वो खट्टा होता है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की भी हम बहुत बार बात कर चुके हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन की हम बहुत बार बात कर चुके हैं प्यारे बच्चों, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। रासायनिक परिवर्तन मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें एक नया प्रोडक्ट बन रहा है, यानी कि जो दो हमारे अभिकारक आपस में अभिक्रिया कर रहे थे उनकी अभिक्रिया के बाद हमको एक नया प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है। तो प्यारे बच्चों पानी में चीनी का घुलना नहीं इसका सही आंसर है, बर्फ का पिघलना भी नहीं है, क्रिस्टलीकरण भी नहीं है। प्यारे बच्चों इसका सही आंसर है दूध का खट्टा होना, यानी कि दूध का दही में परिवर्तन होना, ऑप्शन डी। क्योंकि प्यारे बच्चों दूध में जब हम खट्टास मिलाते हैं या दही या छाछ हम कुछ भी नींबू मिलाते हैं तो प्यारे बच्चों वो क्या करता है, दही का निर्माण कर देता है, दही एक नया प्रोडक्ट बनता है प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन डी दूध का खट्टा होना बिल्कुल इसका सही आंसर है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन पूछा गया बच्चों, भौतिक नहीं पूछा गया। यदि भौतिक पूछा गया होता तो ऐसी प्रोडक्ट जो अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से फिर अभिकारक बनता है, रासायनिक में प्यारे बच्चों नया प्रोडक्ट बनता है, यानी कि दूध से हमारा दही जमा, पर दही से हम फिर से दूध नहीं बना सकते। तो याद रखिएगा दूध का खट्टा होना या दूध का दही में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो बहुत सारे प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डी कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य की किरणें बच्चों पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है? हाउ डज सनलाइट रीच टू द अर्थ? सूर्य की किरणें भू पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है? प्यारे बच्चों एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर किस रूप में पहुंचती है। प्यारे बच्चों ऑप्शंस की बात करते हैं तो चालन के रूप में नहीं पहुंचती है, संवहन भी नहीं पहुंचती है, अपवर्तन भी नहीं पहुंचती है। विकिरण जिसे हम रेडिएशन भी कहते हैं प्यारे बच्चों, सूर्य से हमें अलग अलग तरह की रेडिएशन निकलती है, फॉर एग्जाम्पल यूवी रेस, याद रखिएगा यूवी रेस पराबैंगनी
किरणें। याद रखिएगा आप कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर प्यारे बच्चों विकिरण या रेडिएशंस के द्वारा पहुंचती है, रेडिएशन के रूप में पहुंचती है। तो हमारे बहुत सारे प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन सी रेडिएशन या विकिरण कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला प्यारे बच्चों। तो सूर्य की किरणें भू पृथ्वी पर विकिरण या रेडिएशन के रूप में पहुंचती है। तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक और बेसिक सा और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन बच्चों, यह भी आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा कि प्रिज्म से प्रकाश, याद रखिएगा, प्रिज्म से प्रकाश गुजरने पर कितने रंग दिखते हैं। जब हम लाइट को प्यारे बच्चों प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें कितने कलर की लाइट प्राप्त होती है। तो प्यारे बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 रंग। वीप की ओर वही हमारा। जब प्यारे बच्चों एक लाइट को हम प्रिज्म से गुजारते हैं या प्रिज्म से पास करवाते हैं बच्चों, तो हमें 7 रंग के दिखाई देते हैं। तो ऑप्शन बी 7 रंग इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बहुत सारे प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन बी 7 रंग कमेंट किया है, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। तो प्यारे बच्चों जब हमने हमारा आज का सेशन शुरू किया था तो मैंने आप लोगों को एक टास्क दिया था कि आपको सारे क्वेश्चन के आंसर खुद से देना है और आपको देखना है कि 100 में से आपको कितने मार्क्स आते हैं। तो प्यारे बच्चों हमारे 95 क्वेश्चन हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। तो फटाफट से आप अपने सही आंसर्स की काउंटिंग करना शुरू कर दीजिए कि आपके कितने आंसर सही हैं बच्चों, और फटाफट से कमेंट सेक्शन में आपके बताइए कि आउट ऑफ 100 आप लोगों के कितने आंसर बिल्कुल सही है। तब तक प्यारे बच्चों हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब हमेशा कैसा रहता है। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा प्यारे बच्चों यदि इमेज बन रही है तो वह कैसी होगी। तो प्यारे बच्चों वह हमेशा आभासी और उल्टा होगा, याद रखिएगा। द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इन्वर्टेड। याद रखिएगा, एक समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्यारे बच्चों प्रतिबिंब जो होगा वह आभासी होगा और उल्टा होगा। याद रखिएगा, आभासी और नहीं, सॉरी, थोड़ा सा लेट में करेक्ट हुई बच्चों। इसका सही आंसर होने वाला हमारा ऑप्शन डी, याद रखिएगा। लेट मी करेक्ट यू थोड़ा सा, ठीक है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब प्यारे बच्चों आभासी और सीधा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। एक प्लेन मिरर के द्वारा प्यारे बच्चों जो इमेज बन रही है हमारी वो हमेशा आभासी और सीधी होती है। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ऑप्शन डी आभासी और सीधा कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है वो हमेशा वर्चुअल और सीधी होती है। तो चलिए प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला प्यारे बच्चों आपके सामने। जहां तक प्यारे बच्चों हम बात करते हैं तो करंटली हम देख रहे हैं कि वॉर या युद्ध की सिचुएशन चलती है प्यारे बच्चों। तो इसको देख के कहीं ना कहीं प्यारे बच्चों एग्जाम्स में एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है। प्यारे बच्चों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी प्यारे बच्चों मुझे इस क्वेश्चन का विशेषकर ध्यान रखें और अच्छे से इस क्वेश्चन का बिल्कुल आप याद रखें कि प्यारे बच्चों रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है प्यारे बच्चों वो है हमारा प्रोपेलेंट्स, याद रखिएगा, प्रणोदक। रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन या फिर जो रॉकेट को पावर देने के लिए हम फ्यूल यूज करते हैं प्यारे बच्चों वो होता है हमारा प्रोपेलेंट्स, ठीक है। तो ऑप्शन ए प्रणोदक या प्रोपेलेंट्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल बेटा। तो जितने भी प्यारे बच्चे हमारे सेशन में जुड़े हुए मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपको अपनी मेहनत का बिल्कुल सही परिणाम मिलेगा। जितनी आप मेहनत करेंगे बच्चों आपको बिल्कुल उतना अच्छा परिणाम मिलेगा। तो आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए बच्चों, आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे बच्चों तो आपका रिजल्ट बिल्कुल अच्छा आएगा। मैं आशा करता हूँ कि भगवान आप सभी को आपकी मेहनत का बिल्कुल उचित परिणाम दे, जितनी आपने मेहनत की उतना आपको बिल्कुल बेहतर परिणाम दे। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन को हम प्रोपेलेंट्स या प्रणोदक भी कहते हैं। इस क्वेश्चन को प्यारे बच्चों विशेषकर आप अच्छे से ध्यान में रखें, अच्छे से याद कर ले कि रॉकेट को चलाने में हम ईंधन का यूज करते हैं वो होता है हमारा प्रणोदक, जिसे हम प्रोपेलेंट्स भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए प्रोपेलेंट इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों हम देखते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है।
विच एंजाइम्स इज फाउंड इन सलाइवा। यह भी प्यारे बच्चों हमने बेसिक सा क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल इसका सही आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो प्यारे बच्चों जब इसके ऑप्शंस की बात करते हैं तो रेनिन नहीं होता है, टैनिन भी नहीं होता है, रेजिन भी नहीं होता है। लार में प्यारे बच्चों हमारा टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। याद रखिएगा आप, हमारी सैलिवरी ग्लैंड में या प्यारे बच्चों लार में हमारा टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। और प्यारे बच्चों यह कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च को पचाने का कार्य करता है। याद रखिएगा आप, लार में हमारा टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है प्यारे बच्चों, जो कि कार्बोहाइड्रेट को या स्टार्च को पचाने का कार्य करता है। तो बहुत सारे हमारे प्यारे बच्चे ऑप्शन बी टाइलिन कमेंट कर रहे हैं, उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन बी टाइलिन इसका बिल्कुल सही आंसर है। प्यारे बच्चों आप शुरू से लेकर आखिरी तक हमारे सेशन से जुड़े हैं बच्चों, मैं आप सभी के स्कोर जानने के लिए बेताब हूं प्यारे बच्चों की कितने क्वेश्चन आउट ऑफ 100 आप लोगों के बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों फटाफट से मुझे आप बताइए कि अब हम 98 क्वेश्चन कर चुके हैं, 2 क्वेश्चन हमारे और बचे हैं। आप मुझे फटाफट से अपना फाइनल स्कोर बताइए कि आउट ऑफ 100 आप लोगों के कितने आंसर बिल्कुल सही है। मैं बहुत एक्साइटेड हूं बच्चों आपके स्कोर्स को जानने के लिए। तब तक प्यारे बच्चों अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ ऑर्निथोलॉजी? ठीक है, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो प्यारे बच्चों पक्षियों में हमारा पक्षियों के अध्ययन को बच्चों हम ऑर्निथोलॉजी भी कहते हैं। याद रखिएगा, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ठीक है, पक्षी। तो ऑप्शन ए पक्षी या बर्ड्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही आंसर है। तो प्यारे बच्चों जिन भी प्यारे बच्चों ने ऑप्शन ए पक्षी या बर्ड्स कमेंट किया है उन सभी प्यारे बच्चों का आंसर बिल्कुल ही सही होने वाला है। प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? विच डिसीज इज स्प्रेड थ्रू द एयर? प्यारे बच्चों ऐसा कौन सा रोग है जो वायु के द्वारा फैलता है? प्यारे बच्चों याद रखिएगा, बिल्कुल एक हमारा जो प्लेग रोग है प्यारे बच्चों वह वायु के द्वारा फैलता है। प्यारे बच्चों इसे हम काली मौत भी कहते हैं। ठीक है, प्लेग प्यारे बच्चों जो कि चूहों के द्वारा फैलता है, जिसे हम काली मौत भी कहते हैं प्यारे बच्चों, यह वायु के द्वारा फैलता है। प्यारे बच्चों सन 1919 में एक महामारी फैली थी प्लेग की, जिसे हम काला बुखार भी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत लोगों की मौत हुई थी। तो प्यारे बच्चों ऐसा रोग जो वायु के द्वारा फैलता है वो है हमारा प्लेग, जिसे हम काली मौत भी कहते हैं। तो ऑप्शन ए प्लेग इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। अब प्यारे बच्चों यहां पर हमने 100 क्वेश्चंस पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। आप सभी प्यारे बच्चे मुझे फटाफट से अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइए कि आउट ऑफ 100 आप सभी प्यारे बच्चों के कितने मार्क्स आए हैं, आपने कितना स्कोर किया है। मैं आप सभी के कमेंट में वेट कर रहा हूं आपके आंसर का। बड़ा क्यूरियस हूं मैं जानने के लिए कि आपके कितने आंसर बेटा बिल्कुल सही गए हैं। तो ऑप्शन में देख रहे प्यारे बच्चों, अनुज भदौरिया 79 आउट ऑफ 100। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा स्कोर किया है अनुज। आउट ऑफ 100 यू गॉट 79, बहुत अच्छा है बेटा। और जितने भी प्यारे बच्चे अभी भी जो हमारे सेशन में जुड़े हैं आप सभी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आउट ऑफ 100 आपने कितने सही आंसर दिए या आपका स्कोर क्या रहा है। तो प्यारे बच्चों फटाफट से आप कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइए। मानस के आउट ऑफ 80 आउट ऑफ 100। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा आपका भी बिल्कुल आज का सेशन रहा है। और दूसरे भी प्यारे बच्चे हमें बताइए। मोहित आउट ऑफ 100। वेरी गुड, क्या बात है, मतलब मोहित इस बार आप पक्का वर्दी पहनने वाले हैं। मुझे बहुत खुशी प्यारे बेटा मोहित की आपने 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सही किया। और तो बिल्कुल इस बार आप अपना और अपने माता पिता का सपना बिल्कुल सही पूर्ण करने वाले हैं। शुभम चौहान 67 आउट ऑफ 100। वेरी गुड बेटा, आपका स्कोर भी बहुत बेहतर है, बहुत अच्छा है। ऐसे ही बच्चों आप सभी मन लगाकर पढ़ते रहिए बेटा। मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। और जितने भी क्वेश्चंस प्यारे बच्चों हमने आज पढ़े हैं आप इसको व्यवस्थित एक जगह कॉपी में लिख लीजिए, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि प्यारे बच्चों जितने भी क्वेश्चंस हमने हमारे आज के सेशन में पढ़े हैं ये प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन है। और इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, यानी कि आपकी अग्निवीर एग्जाम में पहले वो क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जिन भी प्यारे बच्चों ने आज का सेशन अटेंड किया है, अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई किया है, उन सभी प्यारे बच्चों को
मैं आशा करूंगा कि उन सभी प्यारे बच्चों को इस बार बहुत मेहनत से, लगन से अपने सारे सपने पूरे करेंगे प्यारे बच्चों, और जो हमारा लक्ष्य है मिशन वर्दी, वो अपने लक्ष्य को बिल्कुल जरूर पाएंगे। राघव ने कमेंट किया 96, वेरी गुड राघव, आपका भी बिल्कुल बहुत बेटा, बहुत बिल्कुल सही आंसर है, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा स्कोर किया है। मैं आशा करूंगा ऐसे ही आप मन लगाकर पढ़ते रहेंगे निरंतर, और अपने माँ बाप के तथा जितने भी प्यारे बच्चे हमसे जुड़े हैं, इस बार मैं आशा करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको मेहनत का बिल्कुल अच्छा परिणाम दे और इस बार आप वर्दी पहन ले। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का सेशन खत्म होता है, मिलते हैं हम हमारे अगले सेशन में। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद।